बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। अटक जेल का कैदी इस वक्त दर्द सर बन गया है उस एक दिन की मेहमान हुकूमत के लिए जो जाते जाते भी अपने बचाव के लिए इक़दाम करती जा रही है। मगर इसके अलावा ये तमाम बचाव के इक़दाम ये गवर्नमेंट अपने और अपने इत्तेहादियों के लिए कर रही है। जो असल मुश्किल है वो उन लोगों के लिए है जो आपके और मेरे जैसे हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि उन्हें बिजली और पेट्रोल के इतने बड़े बड़े झटके मिलने के करीब हैं। वो कहाँ तक मिलेंगे और कितने रुपए फ़ी लीटर आप लोगों को पेट्रोल मिलेगा, ये कुछ आम खबरें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अटक जेल का जो कैदी है वो मुखालिफिन के लिए इस वक्त दर्द सर बन गया है, जो जेल के अंदर रहते हुए भी ना गुलामी कबूल करने के लिए तैयार है और ना ही वो अपने उसूलों पर समझौता करने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ़ किस्म की डील्स के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद अटक जेल के कैदी को मुख्तलिफ डील्स भी एक पैकेज की सूरत में दी जा रही हैं, मगर ना वो अपने उसूलों पर समझौता करने के लिए तैयार है और एब्सोल्युटली नॉट के अलावा वो एब्सोल्युटली येस करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। जिस केस के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सज़ा दी गई है वो तोशा खाना का केस है, जिसको उनकी लीगल टीम की तरफ से चैलेंज कर दिया गया है। और इसके अलावा एक दरख्वास्त भी डाली गई है। कल बरोज़ बुध को एक बड़ी अहम प्रोसीडिंग होने वाली है जिसके अंदर ये अर्जी डाली गई है हाई कोर्ट के अंदर कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या अटक जेल का जो कैदी है उसको अटक जेल की बजाय अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया जाए और इसके अलावा उसको सहूलियात फराहम की जाए, आइनी सहूलियात जो कि पाकिस्तान के आइन में मौजूद हैं और साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से जो वो डिज़र्व करते हैं वो तमाम सहूलियात उन्हें मिलने चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा है कि कवायद ज़वाबित के मुताबिक जो आइनी सहूलियात है वो लाजमी तौर पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को प्रोवाइड की जाएंगी। कल बड़ी आम प्रोसीडिंग होने वाली है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक बहुत ही अहम कंप्लेन है वो फ़ाइल की गई है बैरिस्टर ताहिर साहब की तरफ से। बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने ये कंप्लेन फ़ाइल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ ये कंप्लेन फ़ाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि ना सिर्फ उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया है, बल्कि इसके साथ साथ ये अर्ज़ी भी डाली गई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस कंप्लेन के अंदर कि जस्टिस आमिर फारूक साहब को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो मतन डाला गया है इस कंप्लेन के अंदर वो भी अपनी जगह पे हक बजानिब है। इसका मतन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर कंप्लेन के अंदर जो मतन डाला है उसमें उन्होंने लिखा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। उसकी उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि उनके गवाह को पेश करने के लिए उन्हें वक्त दरकार था, मगर बड़ी तेज़ी के साथ ये मामला निपटा दिया गया। जल्दी में एक दिन के अंदर ये फैसला सुना दिया गया और उन्हें अपने हक़ दिफा बहाल करने की या उन्हें हक़ दिफा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा ये कहा गया है कि जज हुमायूं दिलावर जिनके ऊपर अदम एतमाद था तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, और कहा गया था कि जज की तब्दीली कर दी जाए, मगर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने हुमायूं दिलावर को तब्दील नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये भी दरख्वास्त डाली गई थी कि आप किसी दूसरी अदालत के अंदर इस केस को मुंतकिल कर दें, मगर इस अर्जी को भी नहीं सुना गया। आप देखना ही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके ऊपर क्या फ़ैसला लेती है। और जाते जाते जो एक दिन की मेहमान हुकूमत है वो भी बेसवादे किस्म के काम करके जा रही है। किसी एक मामले से ये लोग सुलझते हैं तो दूसरे फड्डे के अंदर आ जाते हैं। बेसवादे कामों में ये है कि एक तो बंदरबांट जो निगरान सेटअप के हवाले से हो रही है उसकी कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मगर इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस नून लीग का बाकी तमाम जमातें तो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो नवंबर तक हो जाना चाहिए, मगर बाकी जितनी भी सियासी रहनुमा है नून लीग के अंदर बड़े कदावर शख्सियात हैं, जिसमें एहसन इकबाल साहब शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ साहब शामिल हैं और हमारे वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब शामिल हैं। इन तीनों की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। राना सनाउल्लाह साहब तो बुलंदोबांग दावे भी कर रहे हैं और बबांग दोहल की बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो नवंबर में नहीं होगा। 120 दिन हमें रिक्वायर्ड है निगरान सेटअप के बाद हल्का बंदियों के हवाले से, और ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्शन साल 2024 की अप्रैल तक या मार्च तक ये लाजमी तौर पे चला जाएगा। मार्च में भी इसका इनेकाद होना मुश्किल है क्योंकि सैनेट के इलेक्शंस में होने जा रहे हैं। मगर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मुल्क के वज़ीर दिफा हैं उनकी भी जो राय है, जो बात है उनकी, वो बड़ी अहमियत रखती है क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा भी है ये कि उनका ख्याल भी है और आइनी साल है पाकिस्तान के अंदर साल 2023, जो इलेक्शन पाकिस्तान में होना चाहिए वो साल 2023 के अंदर होना चाहिए। अब ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब का कैंप है जो सरगर्म नज़र आ रहा है, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो साल 2024 के अंदर चले जाएं। जो मियां शहबाज शरीफ साहब का कैंप है वो ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो नवंबर तक हो जाने चाहिए।
ابھی یہ الیکشن کا معاملہ نہیں سلجھا تھا کہ ایک اور بڑی مصیبت آن پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اتحادیوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی ہے کہ نگران سیٹ اپ کے اندر کس کو کھانے کے لیے کتنا حلوہ ملے گا۔ تو اس میں نگران سیٹ اپ کے لیے انسائڈ سٹوری یہ ہے، جو بڑی عام خبر ہے جس کو ابھی تک زینت نہیں بنایا گیا میڈیا کی، اس میں ایک بہت ہی عام بیٹھک ہے جو اس وقت اسلام آباد میں لگائی گئی ہے۔ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بڑے لیڈران اس وقت اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور کوئی فارمولہ تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ناراض ہیں ان کو کس طرح سے منایا جائے گا۔ اب یہ جو بندربان نگران سیٹ اپ کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس کے اندر کی خبر یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اتحادیوں کو ان کی من پسند وزارتیں جو ہیں وہ دے دی جائیں، اور یہ فارمولہ ایک تشکیل پایا گیا ہے کہ ناراض اتحادیوں کو منانے کا واحد یہ طریقہ ہے۔ اب اس وقت جو اسلام آباد کے اندر بیٹھک ہو رہی ہے، باخبر ذرائع کے مطابق اس کے اندر وزارتوں کی بندربان کے حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کون سی وزارتیں چاہیے، کس کے لیے وہ تگدو کر رہی ہیں جو ان کو نگران سیٹ اپ کے دوران آئندہ الیکشن کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ نون لیگ اپنے لیے فارمولہ تشکیل دے رہی ہے، جے یو ایف اے اپنا حصہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جو بھی اتحادی حکومتیں ہیں الیکشن کے حوالے سے سر جوڑ کر بیٹھی ہیں، ان کو ان کی من پسند وزارتیں دی جائیں گی تاکہ ان کی ناراضگی کو دور کیا جا سکے۔ بڑی عام ملاقات تھی، اور یہ خانہ پوری میں اسے کہوں گی عام ملاقات تو اسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے، مگر جو راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے پاکستان کے، ان کی اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے درمیان ایک بڑی عام ملاقات ہونے جا رہی تھی کہ جس کے اندر نگران وزیراعظم کے نام کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، آج میں یہ ملاقات نہیں کر سکتا، کل یعنی کہ آخری دن حکومت کے جو ہے وہ خانہ پوری کے لیے وزیراعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ بالکل پری پلانڈ ہے، سوچا سمجھے طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر نگران وزیراعظم کا معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ کسی کی جتنی بھی مصروفیت ہو اس کو ترک کر کے اس وقت ہمارے سسٹم کا، ہماری سیاست کا، اس جمہوری ملک کا معاملہ ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر نگران سیٹ اپ کے کندھوں پر جو بھاری ذمہ داری موجودہ حکومت ڈالتے ہوئے جا رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو اس سال 2023 کے دسمبر تک مکمل طور پہ گاہے بگاہے بجلی ہو یا پیٹرول، اس کے جھٹکے ملتے رہیں گے۔ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ دسمبر 2023 کے اواخر تک بجلی کی قیمتیں بڑھتی رہیں گی، فی یونٹ قیمت بڑھتی رہے گی، تقریباً ہفتہ 10 دن کے بعد فی یونٹ قیمت آپ کو بڑھتی بھی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اس موڈ میں ہے کہ نگران سیٹ اپ کے اوپر جو کندھوں پر بھاری ذمہ دار ڈال کر وہ جا رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ شاید پیٹرول، جو ذرائع کے حوالے سے خبریں کہ پیٹرول فی لیٹر 300 روپے تک جا سکتا ہے۔ ابھی جو ہم لوگ فی لیٹر پیٹرول لے رہے ہیں اس کے اوپر ہم 100 روپیہ ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے ادا کر رہے ہیں، اور پیٹرول کے حوالے سے بھی قیمتیں بڑھیں گی۔ 16 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے، 15 اگست تک کی جو موجودہ قیمت ہے وہ برقرار رہے گی، مگر اس کا بھی قوی امکان ہے کہ 15 اگست سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو 20 روپے فی لیٹر بڑھایا گیا تھا اس کے اندر اوگرا نے یہ سفارش کی تھی کہ 10 روپے فی لیٹر بڑھنے چاہیے، مگر وہ لوگ بھی حیران رہ گئے، وہ اتھارٹی بھی حیران رہ گئی، کیونکہ موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے 10 روپے کی بجائے 20 روپے فی لیٹر بڑھا دیے گئے ہیں۔ اب یہ جھٹکے کہاں تک عوام برداشت کرے گی یہ تو وقت بتائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔